हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में देखा। अब उसी पॉइंट को आगे ले जाते हैं। फर्स्ट है अब फार्मूला मास। अब ये क्या होता है फार्मूला मास? तो पहले तो ये समझो कि फार्मूला मास की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास एटॉमिक मास था, मॉलिक्यूलर मास था, तो फिर फार्मूला मास क्यों चाहिए हमें? तो देखो, आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड do not exist as separate molecules. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज सेपरेट मॉलिक्यूल्स। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है NaCl। फॉर्मूला तो हमने सोडियम क्लोराइड, एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। चलो, एक्चुअली सोडियम क्लोराइड का हम जो फार्मूला लिखते हैं NaCl, वो कैसे बना? तो देखो, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ आयन इस तरह से हुई होती है। देखो, ये होता है, हर एक कॉर्नर पे Cl होता है, Cl माइनस, समझो कि ये कॉर्नर पे क्या है, Cl माइनस, और ये जो फेस है वो फेस के सेंटर पे भी क्या होता है, Cl। तो ये हो गया। अब एक पीछे और एक आगे, इसका मतलब 6 फेस है, तो बराबर कि नहीं? चलो, ये जो मैंने बताए वो सब होते हैं Cl माइनस आयन। अब Na कहाँ पे होता है? तो Na यहाँ पे सेंटर पे होता है। ये हो गया हमारा Na। ये जो है वो Na प्लस आयन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Na प्लस आयन कितने Cl के साथ कांटेक्ट में है। तो देखो, ये Na इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ भी कांटेक्ट में है, ये इसके साथ भी, और ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब Na प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl एट आयन्स। अगर इसे और ब्रॉड किया जाए तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि Cl आयन इज सराउंडेड बाय 6 Na प्लस आयन। इसका मतलब Na के आसपास कितने हैं? 6 है। Na के आसपास कितने आयन्स हैं? 6 आयन है। Cl 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 Cl। उसी तरह Cl के आसपास भी कितने हैं? 6 ही Na प्लस आयन है, Na प्लस आयन। तो अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखने जाए तो इस यहाँ पे फॉर्मूला Na6Cl6 होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये कभी भी सेपरेट मॉलिक्यूल्स, सेपरेट फॉर्म में कभी भी मिलता नहीं है। जिस तरह से वाटर के कितना भी वॉल्यूम ले ले, उसमें से हमें सेपरेट मॉलिक्यूल्स H2 मिल ही जाएगा, लेकिन कभी भी NaCl में से हमें Na6Cl6 मिलेगा नहीं, वो कभी भी अलग नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे सेपरेट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हम कैसे इसका मास ढूंढें, हम कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढें? तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं ढूंढना है, हमें यहाँ पे ढूंढना है फार्मूला मास। क्योंकि इसका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। अगर 6 को हम कॉमन निकाल दें तो ये हमारा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए था, लेकिन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सेपरेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तब जाके हमें उसका सिंपलेस्ट फार्मूला, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला भी बोल सकते हैं, वो लेना पड़ेगा। सो हियर Na प्लस आयन इज surrounded by 6 Cl minus ions and vice versa। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? therefore
NaCl, फॉर्मूला NaCl, फॉर्मूला NaCl is used to calculate formula mass instead of molecular मास। तो मोलिकुलर मास नहीं ढूंढेंगे हम, क्या ढूंढेंगे? फार्मूला मास। और वो किसका मिलेगा? Na का। तो वो कितना हो जाएगा? फार्मूला मास ऑफ NaCl, तो Na प्लस Cl, चलो Na का कितना होता है? 23 AMU, इसका 35.5, तो ये हो जाएगा 58.5 AMU। ठीक है, तो बात समझो कि आयनिक कंपाउंड कभी भी सेपरेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं मिलता, ये कभी भी नहीं मिलता। तो क्या करना पड़ेगा? इसका सिंपल फॉर्मूला जैसे कि ये लेके हम उसके हिसाब से जो मास फाइंड आउट करेंगे वही होता है फॉर्मूला मास। ओके, नाउ और एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन molecular mass and vapor density। ठीक है, देखो पहले तो वेपर डेंसिटी है क्या? तो वेपर डेंसिटी सिंपल रेशियो है किसका? तो डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस, जिसका भी हमें ढूंढना है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, बराबर। दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, हाइड्रोजन की डेंसिटी फिक्स है कितनी? 0.00089 ग्राम पर ml। तो इसको भी यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है molecular mass of gas divided by molecular mass of H2। चलो, वेपर डेंसिटी हमें सपोज जिस गैस का मोलिकुलर मास ढूंढना है उसे हम m बोल देंगे। मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 2। तो इसका मतलब मोलर मास, मोलिकुलर मास वही हो गया हमारा मोलर मास। हम मोलर मास से लिखेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, वन गैस हैज वेपर डेंसिटी about 30, so what is its molar mass? molecular mass, इसी को बोलेंगे मोलर मास। ओके, वन गैस हैज वेपर डेंसिटी अबाउट 30, सो व्हाट इज इट्स मोलर मास। देखो, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर ml, लेकिन उसका रेशियो होने की वजह से वो यूनिटलेस होता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, फॉर्मूला क्या है? मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। हमारे पास वेपर डेंसिटी कितनी है? 30, तो आंसर कितना आया? 60 ग्राम पर मोल। तो सिंपल है, इस तरह से हम
अगर वेपर डेंसिटी है हमारे पास तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? तो मोल कॉन्सेप्ट देखो, मोल एक्चुअली है क्या? मोल एक्चुअली है क्या? तो मोल है इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये नंबर भी फिक्स है, ये नंबर भी फिक्स है, और कैसे आया वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। कितने एंटाइटीज हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। अब ये कैसे आया, बराबर, और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? पहले देखो, मोल एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस अमाउंट कितना? तो जितना वो मॉलिक्यूल्स हो तो इतने मॉलिक्यूल्स, अगर वो आयंस हो तो इतने आयंस, अगर वो एटम हो तो इतने एटम। इसका मतलब वो नंबर फिक्स है, फिक्स नंबर है, बराबर। अब ये नंबर कैसे आया और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ओके, इट इज defined as the amount of substance which contain, एक्चुअली वो नंबर तो फिक्स ही है, लेकिन वो कैसे है वो देखते हैं। which contain as many entities as there are atoms exactly in 12 gram of C12 isotopes, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। चलो देखो क्या बात हो रही है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है विच कंटेन एज मेनी एज एंटाइटी। तो उसमें कितने एंटाइटीज है? इतने। लेकिन वो किसके साथ कंपेयर किया? एज मेनी एज एंटाइटी देर आर एटम्स एग्जैक्टली इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो इसका मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उसी को हम बोलेंगे 1 मोल। और वो एग्जैक्टली कितने होने चाहिए? इतने होने चाहिए। कैसे? तो देखो, ओके, मास ऑफ 1 C12 एटम कितना होता है? तो नॉर्मली वो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें 1 एटम का मास मालूम है, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास टोटल मास कितना है? ओके, टोटल मास ऑफ C12 हमारे पास कितना है? 12 ग्राम। अब देखो, हमें नंबर ऑफ एटम, देखो 1 एटम का मास इतना है। अब उल्टा कि इतना मास इज इक्वल टू 1 एटम होगा, तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 इज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो 12 ग्राम को 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 से डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू मिलेगी 6.0221367 इंटू 10⁻+23। तो ये हो गया 1 मोल। एक्चुअली 1 मोल नंबर है, तो कितना नंबर और कहाँ से आया? तो इतने नंबर जो कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अमाउंट में जितने एटम प्रेजेंट है उसी को बोलेंगे 1
मोल। इसी को बोलेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na और वो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 फिक्स ही है बराबर। तो समझो 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किस तरह से, नंबर में। कितना नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज, वो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, एटम हो, कुछ भी हो। जैसे अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 1 मोल H2, इसका H2 1 मोल वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम वाटर की बात करें, कंपाउंड की बात करें, मॉलिक्यूल्स। उसी तरह 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। उसी तरह 1 मोल हीलियम एटम, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम की बात हो रही है। तो अब क्लियर होना चाहिए, 1 मोल मतलब इतनी एंटाइटी, फिर चाहे मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो या एटम हो। क्लियर। चलो नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास देखो सिंपल है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस मतलब कितने एंटाइटी हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 की बात हो रही है। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। तो कैसे, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो इसका मास क्या कितना हो जाएगा, इसका मास होता है 2 ग्राम और वही उसका हो जाएगा मोलर मास। तो बात समझो कि इतने हाइड्रोजन एटम को अगर मास उसका वेट किया जाए तो वो कितना मिलेगा, 2 ग्राम, और वही उसका हो गया मोलर मास। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो भी मास होता है उसी को बोलेंगे मोलर मास। उसी तरह 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, तो मोलर मास हो गया 18 ग्राम। तो अब तो क्लियर हो गया आपको। देखो 1 मोल मतलब कितनी एंटाइटीज, 6.022 इंटू 10⁻23, अगर उसको मास किया जाए तो कितना मिलेगा, उसका मोलर मास जितना उसका वेट हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि एक्चुअली मोलर मास को ही हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज। 1 मोल में का मास कितना है, तो उसके मोलर मास जितना, और मोलर मास को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर आप एटम में लोगे तो यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, और एटॉमिक मास भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसी तरह अब क्या बाकी है, अब है मोलर वॉल्यूम। चलो, जिस तरह से मास ऑफ 1 मोल इज नोन एज 1 मोलर मास, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, क्योंकि वॉल्यूम गैस का ही हम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स, समझो H2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है STP पे, क्योंकि अब पहले हमने मास फाइंड आउट किया तो वो मोलर मास जितना हुआ, उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.4 लीटर होता है STP पे, और ये जो भी मिलेगा उसी को उसका क्या बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम। तो बराबर ध्यान से समझो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, और वो फिक्स ही होता है कितना, 22.4 लीटर। उसी तरह 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, तो कितना होगा, इतने मॉलिक्यूल्स का मास वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, उसी को बोलेंगे उसका मोलर वॉल्यूम। तो क्लियर सबको। अब यहाँ पे हम एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइडिस, मास कितना, मोलर मास जितना, और वॉल्यूम कितना, तो 22.4। तो लास्ट में 1 मोल is equal to 22.4 liter at STP. What is STP? Standard temperature and pressure. कब, जब टेम्परेचर 273 और प्रेशर 1 बार हो, तो ये कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तब जाके कोई भी गैस का 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। एक्चुअली ये एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जो कि हम फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे। एक रेशियो है, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, वो हमने देखा था। लेकिन उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फार्मूला क्या है, mass percentage of element in compound, mass percentage of element is equal to, formula है mass of element in compound divided by मोलर मास या तो मोलिकुलर मास, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू 100। चलो कैसे यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला को, तो एग्जांपल ले लेते हैं। देखो H2O में, H2O हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स में है, उसमें हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो H2O के लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा उसका मोलर मास। चलो कैसे ढूंढेंगे, 2H + O, तो यहाँ पे 1 होता है, O का 16 होता है, इसका मतलब 2 + 16 टोटल हो गया 18 ग्राम। तो उसका मोलर मास कितना मिल गया, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो मुझे ढूंढना है मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। किसका ढूंढना है, हाइड्रोजन एलिमेंट का। कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, तो लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन बराबर हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। अब बताओ, अब ध्यान से देखो, 18 ग्राम जो उसका कंपाउंड का मोलर मास है, 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितने ग्राम है, हाइड्रोजन कितने ग्राम है, तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन तो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम है। इसका मतलब वो कंपाउंड में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, 2 ग्राम। तो 2 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे, वो मिल जाएगा 11.11%। तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कितना आया, 11
0.11%। उसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ चलो। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। चलो बताओ 18 ग्राम में ऑक्सीजन का कितना पार्ट है, तो 16 ग्राम। तो ऊपर कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो ये ऑलमोस्ट 88.88% हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। चलो सब इसमें हमें ढूंढना है सब एटम के मास परसेंटेज। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा मोलर मास। चलो कार्बन 6 टाइम है, हाइड्रोजन 10 टाइम है और ऑक्सीजन 4 टाइम है। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 64। ठीक है, सबको मिला लो ऑलमोस्ट 146 के आसपास होगा, देख लेना बराबर ग्राम पर मोल। चलो अब मुझे ढूंढना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एलिमेंट। चलो कैसे ढूंढूं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूं, मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। बताओ ये 146 में कार्बन का पार्ट कितना है, तो 72। तो इसका मतलब 72 को हम 146 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू मिल जाएगी 49.3%। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट मिल गया। उसी तरह मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट करेंगे। बताओ चलो हाइड्रोजन 146 में हाइड्रोजन का पार्ट कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 146 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.84%। उसी तरह मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। चलो बताओ 146 में ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 64, तो 64 डिवाइडेड बाय 146 इंटू 100, और ये वैल्यू हो जाएगी 43.86%। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उसमें रहने वाले एलिमेंट का मास परसेंटेज ढूंढ सकेंगे, और ये वैल्यू जो भी मिलेगी इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकेंगे। कॉपी करो।